नमस्कार दर्शकों, प्रतिबिंब ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी। हमने मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और बाकी काफ़ी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी का यूज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी बहुत आता है, तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास को समझा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। अब एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे आयंस के लिए अलग होगा, एलिमेंट्स के लिए अलग होगा, कंपाउंड्स के लिए अलग होगा। तो आइए हम एक एक करके सबके एन फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एसिड्स के लिए एन फैक्टर। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H plus ions given by a molecule of acid in water। हम जानते हैं कि एसिड H plus आयंस देते हैं और एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो H plus आयन देगा, तो उसके H plus आयन देने की जो टेंडेंसी होती है हम उससे एन फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये एक H plus आयन और एक क्लोरीन आयन देगा। अगर हम H2SO4 की बात करें, अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये 2H plus आयन प्लस एक सल्फेट आयन आपको देता है। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1 और इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो ये तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम देख के बता सकते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हम बच्चे गलती कर बैठते हैं। आइए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO4। तीनों में देखने से लगता है कि तीनों का एन फैक्टर 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम H3PO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिमिलरली कुछ इस तरह से ये भी दिखता है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन अपने तरफ बुला लेगा और इसके वजह से ये H plus आयन फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि H plus एक ही दे रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ पे दो ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। और इसमें 3 ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी एसिड की एन फैक्टर हमें बताना होता है। आइए हम बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिस के लिए एन फैक्टर आइए समझते हैं। बेसिस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है उसकी एसिडिटी। एसिडिटी मींस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन वाटर। मतलब बेस हाइड्रोक्साइड आयन देता है और वाटर में जितना हाइड्रोक्साइड आयन देने की उसकी टेंडेंसी होगी उसी बेसिस पे हम बताएंगे
कि इसकी n फैक्टर क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaOH, ये वाटर में जाके एक Na प्लस और एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इस हिसाब से इसकी n फैक्टर क्या हो गया 1। अगर हम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो ये वाटर में जाके एक स्ट्रोंशियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसके लिए n फैक्टर हम कह सकते हैं कि 2 हो गया। तो इस तरह से हम बेसिस की भी n फैक्टर बता सकते हैं। आइए अब हम आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। आयंस के लिए अगर हम बात करें तो आयंस के लिए उसका n फैक्टर उसके चार्ज का मॉड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें Al3+, तो Al3+, इस पे चार्ज +3 है, तो मॉड ऑफ +3 इट मींस 3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2-, तो ये मॉड ऑफ -2 इट मींस 2। यानी ऑक्सीजन के लिए हम कह सकते हैं कि 2 होगा और एल्यूमिनियम के लिए कह सकते हैं कि n फैक्टर 3 होगा। इसी तरह एलिमेंट्स के लिए हम वैलेंसी से उसकी n फैक्टर बताते हैं। जैसे हम बात करें हेलोजन आइटम्स के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का वैलेंसी होता है 1, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका n फैक्टर भी हो जाएगा 1। आइए अब कंपाउंड्स के बारे में हम n फैक्टर बात करते हैं। कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी n फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो n फैक्टर इसका हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। मतलब हम कैटायन ले चाहे एनायन ले, दोनों में चार्ज चूंकि कंपाउंड है तो एक ही होगा, इसलिए इसका हम n फैक्टर या तो कैटायन के चार्ज से या एनायन के चार्ज से बता सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो Na2SO4, ये वाटर में जाके 2Na+ प्लस 1 सल्फेट आयन आपको देता है। तो यानी यहाँ पे सोडियम पे टोटल चार्ज हो गया +2 और सल्फेट पे टोटल चार्ज हो गया -2। दोनों का अगर हम मॉड लेंगे, मॉड ऑफ +2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। यानी दोनों ही कंडीशन में Na2SO4 का n फैक्टर आ गया 2। तो हम n फैक्टर समझ चुके हैं। अगर हम n फैक्टर समझ चुके हैं तो क्या हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं तो एक और नई टर्म से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस जिसको हम G.eq से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? जैसे मोल्स होता है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंस होता है। मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मास अपॉन मोलर मास। इसी प्रकार हम ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसीलिए हमने इतना इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें ग्राम इक्विवेलेंस चाहिए थे। ग्राम इक्विवेलेंस मिल गया तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करेंगे तो हमें ग्राम इक्विवेलेंस की संख्या मिल जाएगी। जैसे मोल्स की संख्या मिल जाती थी हमें मास अपॉन मोलर मास करने पर। ग्राम इक्विवेलेंस, और अगर ग्राम इक्विवेलेंस हम समझ चुके हैं तो यानी अब हम नॉर्मेलिटी पर आ सकते हैं। नॉर्मेलिटी, अब हम इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी जो कि कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of dissolved in 1 liter of solution। जैसे मोलैरिटी होती थी सिमिलरली वैसे ही नॉर्मेलिटी भी होती है, बस मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं
और नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखते हैं डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे हम इसका फॉर्मूला बना दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लीटर, और इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं और इसी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे आप इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मेलिटी पर ही। जैसे अगर आप कहा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल का के 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर 10 लीटर में डिसॉल्व है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हमें गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 6/10 करेंगे तो हमें 0.6 नॉर्मल मिल जाएगा। अगर यही जो वॉल्यूम है अगर लीटर में ना होके किसी और यूनिट में होती तो हम पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर से हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा के हम नॉर्मेलिटी उसकी निकाल लेते हैं। तो हमने इस वीडियो में इक्विवेलेंट मास समझा, इक्विवेलेंट मास के बाद ग्राम इक्विवेलेंट समझा और उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी को समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।